वो मुशायरे और कवि सम्मेलनों के जरिए जो हमें पैगाम देना था, जब हमने उसको देना बंद कर दिया तभी तो कवि सम्मेलन हिंदू हो गए और मुशायरे जो है मुसलमान हो गए। लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का प्रोग्राम है, ये सिर्फ हिंदुओं का प्रोग्राम है, जबकि ऐसा नहीं। मुझे तो अपने बचपन का याद है, मैं 7-8 साल का रहा हूँगा, मेरे चचा मुझे अपने कांधे पे बिठा के ले जाते थे। हमारे यहाँ एक पंचायती बाग है, वहां रामलीला का जो मंच था, तो रामलीला देखने के लिए सभी हिंदू मुसलमान एक ही पंडाल में बैठे होते थे। क्या यही खूबसूरती है। अब वो जो 6 साल का नदीम अपने चचा की गोद में या उसके कांधे पे बैठा है और वो जो रामलीला देखने जा रहा है और वो जो है राम को धनुष तोड़ते हुए देख रहा है और उसके बाद वो स्वयंवर में राम और सीता का विवाह देख रहा है, तो आप उसके दिल से वो जो इंडियन कल्चर है उसे कैसे निकालेंगे? मैं अपने तमाम नए साथियों को, नए जो हमारे छोटे, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बेटे या मेरे बेटे की उम्र के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी के किसी भी शोबे में आप हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अकेले बैठ के अपने आप से बात कीजिए और 2 सवाल अपने आप से कीजिए। सवाल नंबर 1, आपकी ताकत क्या है? वो क्या है आपके पास जिससे आप लोगों को मुतासिर कर सकते हैं? दूसरी चीज, आपकी कमजोरी क्या है? वो क्या नहीं है आपके पास जिसकी आप बहुत शिद्दत से जरूरत महसूस करते हैं? अगर ये दोनों चीजें आपने तलाश कर ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल थी कि कोई भी शायर मुझे इसलिए सपोर्ट करना नहीं चाहता था कि उसे लगता था कि अगर इस नए लड़के को सपोर्ट करेंगे तो जो सीनियर लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो शायद राहत भाई ने इसीलिए ये शेर कहा होगा, हो सकता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में इस स्ट्रगल से गुजरे हो, तभी उन्होंने शायद ये शेर कहा कि रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। क्या तो और मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जाके मंदिर में जाके पूजा करने लगे, आरती करने लगे और हिंदू जाके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगे। सेकुलर होने का मतलब ये है कि हम एक कमरे में बैठे हों, लेकिन जब हिंदू दोस्त की पूजा का वक्त हो तो मुसलमान जो है उस सम्मान के साथ उसे मौका दे के वो आरती करे, वो पूजा करे, और जब नमाज का टाइम हो तो उसका हिंदू दोस्त जो है उसको ये कहे कि यार अजान हो गई, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो। चमन में इख्तलाफ रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम लोग एक दूसरे के, मुगल हिंदुस्तान के किसी मुसलमान के रिश्तेदार नहीं है जो हम मुगलों की तारीफ करें या मुगलों से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन अगर हुमायूं और रानी कर्मावती के की वो कहानी की जिसमें राखी के कच्चे धागे की लाज रखने के लिए हुमायूं को अपनी सेना लेकर निकलना पड़ा हो, बेशक, तो हमें अपने उस कल्चर के बारे में जिक्र करते वक्त रानी कर्मावती का भी जिक्र करना पड़ेगा और हुमायूं का भी। बेशक। मैं अपने घर पे था, एक दिन लैपटॉप पे कुछ सर्च कर रहा था ऐसे, तो अचानक मुझे खुराफात सूझी कि यार आदमी क्रिकेटर होता है तो वो क्रिकेट के रिकॉर्ड्स तलाश करता है कि लॉन्गेस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है, फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी है। मैं यार लिटरेचर का आदमी हूं तो लिटरेचर का कोई रिकॉर्ड तलाश किया जाए, तो मैं लिटरेचर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तलाश कर रहा था, तो मुझे मिला कि एक 39 घंटे का रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के एक शख्स के नाम था। मैंने उस रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा यार कमाल है, ये रिकॉर्ड तो हमारे नाम होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कैसे। अब मैंने उसको सोचा और मैंने उसी वक्त मेरे जहन में ये इरादा बन गया था, ये रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है। 102 घंटे 23 मिनट तक चलने वाले नॉन स्टॉप मैराथन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन के जरिए वो रिकॉर्ड हमने तोड़ा। सर, एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ, निम्न मध्यम वर्गीय कह सकते हैं। और एक मामला होता है मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ खासकर कि वहाँ आप ये जितने भी आर्टिस्टिक जो आपके नेचर हैं उसको बहुत ज़्यादा इनकलकेट करने का मौका नहीं मिलता है, उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना शायद जो ऐसे परिवार हैं जो अपने आप में संपूर्ण है, जिनका अच्छा खासा बिजनेस है या कुछ ऐसा है, वहाँ पे थोड़ा मौका मिल जाता है। या हम देखते हैं कि बहुत गरीब परिवार है, वहाँ किसी को किसी से कोई उम्मीद नहीं है,
वहाँ बहुत लोगों को मौका मिल जाता है। अक्सर ये कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि किसी बहुत गरीब परिवार का लड़का उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा दिया। उसके बावजूद मेरा सवाल यही था कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा अपनी लाइन, क्योंकि मैंने भी मैथ से BSc की यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और शायरी का मुझे भी शौक़ है, मैं भी शेर कहता हूँ और मैं वो परेशानियाँ झेलता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे आसपास के शायर ऐसे हैं जो ये परेशानियाँ झेलते हैं, तो वो आपने उन परेशानियों को कैसे उनका सामना किया, ये थोड़ा बताइए, जो नए लिखने वाले उनको भी इससे थोड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो शाश्वत जी, आपने जो सवाल किया ये वाकई बहुत अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू है कि जिसके बारे में मैं अपने जैसे सैकड़ों लोगों को इस बारे में बताना चाहता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली की अपनी हुदूद हैं, उन हुदूद से बाहर वो जा नहीं सकते, ये उनकी कैपेसिटी से बाहर है कि वो उनसे बाहर जा पाएँ। लेकिन चूंकि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको फलते फूलते भी वो देखना चाहते हैं, तो अपनी गुंजाइशों के अंदर रहते हुए वो जो कुछ अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं उतना वो करने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर किसी अमीर का बेटा सिंगर बनना चाहता है, भले ही वो बेसुरा सिंगर हो, लेकिन उस अमीर की कैपेसिटी में है कि वो जब चाहेगा हजरतगंज में जाकर उसे गिटार खरीदवा देगा। बिल्कुल। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक अच्छा बच्चा जिसके अंदर सिंगर बनने का बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, वो अपने आसपास में लोगों का चहीता सिर्फ इसीलिए है कि वो अच्छा सिंगर है। बेशक लोग उसे मोहब्बत के साथ अपने पास बैठने का मौका सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो सिंगर है। बेशक, है ना। लेकिन उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो सारी चीजें हासिल कर पाए जो उसको अपने टैलेंट को जरा सा फैलाने के लिए बहुत जरूरी है। वो सारे वसाइल उसके पास नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं मुश्किलों में से उम्मीद की किरण फूटती है, उन्हीं मुश्किलों से रास्ते निकलते हैं। आप सोच के देखिए कि मेरे जैसा आदमी एक छोटे से कस्बे से, जिसका नाम अगर मैं लूँ तो 2-4 बार नाम लेने के बाद तो आदमी को कस्बे का नाम याद होगा। गंज डुंडवारा मेरे कस्बे का नाम है। कोई सोच सकता है क्या इतने छोटे से कस्बे से, जहाँ तक ना कोई वो मेन ट्रैक पर है, ना कोई बहुत बड़ा उसके साथ कोई शिनाख्त जुड़ी हुई है। हजरत अमीर खुसरो, यकीनी तौर पर हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश है, जो हमारी तहसील है पटियाली, ये हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश है। अब ये चीज़ें कई जगह जो है वो तहकीक का मामला है कि साहब वो पटियाली में हुआ या गंजडुंडवारा और पटियाली के बीच में, कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ एक पड़ाव था, वहाँ उनका इंतकाल हुआ, वो माफ़ कीजिए उनकी पैदाइश हुई। तो ये अलग अलग हजरत अमीर खुसरो के बारे में ये मामला है। खैर, जाए पैदाइश वही है जो मेरी सरजमीन है। अब वो जो छोटा सा कस्बा है वहाँ से, जिसका नाम भी लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अज़्म शाकिरी जैसा बड़ा शायर, जिससे आज उर्दू मुशायरों को या उर्दू मुशायरों में अज़्म शाकिरी का बड़ा इंतज़ार लोगों को रहता है। बेशक, बेशक। तो उस कस्बे के साथ जुड़ा हुआ है, उस कस्बे से उसका ताल्लुक़ है, उस मिट्टी में वो पैदा हुआ है। मेरे जैसा भी छोटा कलमकार, एक छोटा शायर जो है वो उसी कस्बे से है। तो ये जो है थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है और आपकी ताकत क्या है, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने तमाम नए साथियों को, नए जो हमारे छोटे, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बेटे या मेरे बेटे की उम्र के जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अकेले बैठ के अपने आप से बात कीजिए और 2 सवाल अपने आप से कीजिए। सवाल नंबर 1, आपकी ताकत क्या है? वो क्या है आपके पास जिससे आप लोगों को मुतासिर कर सकते हैं? दूसरी चीज, आपकी कमजोरी क्या है? वो क्या नहीं है आपके पास जिसकी आप बहुत शिद्दत से जरूरत महसूस करते हैं? अगर ये दोनों चीजें आपने तलाश कर ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, जब मैंने मुशायरों की निजामत शुरू की 1994 में जब मैंने मुशायरों की निजामत शुरू की तो जाहिर है कि मैं बिल्कुल नया था, और मेरे उस्ताद हज़रत मुफीद नदीम कौसरी ने मुझे इस तरफ इंस्पायर किया कि बेटा तुम अच्छा बोलते हो, नशिस्तों की निजामत करते हो, तो तुम ज़रा सा मुशायरों की निजामत भी करके देखो, तुम अच्छा बोल लेते हो तो। और इस बहाने मैंने इलाकाई मुशायरों की निजामत शुरू की, और फिर उसके बाद छोटे छोटे मुशायरों में ऐसे आसपास में निकलना शुरू किया, फिर वो ज़िले लेवल के और थोड़ा सा बड़े बड़े हल्के हल्के। 96 आते आते मैं ठीक ठाक साइज़ के मुशायरों की निजामत करने लगा था। अब मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं मुशायरों की निजामत कर रहा था उस वक्त हिंदुस्तान के जितने नाजिम हैं, बड़े नाजिम, वो सब मुशायरों में निजामत कर रहे थे, वो सब मौजूद थे। हज़रत मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब से लेकर चाहे वो अनवर जलालपुरी साहब हों, चाहे वो आपके और अगर आ जाएं तो मंसूर उस्मानी साहब हो गए, इधर ये आपके जितने भी महाराष्ट्र में भी असर सिद्दीकी महाराष्ट्र के भी नाजिम के तौर पर उनकी अपनी शिनाख्त थी, इधर जो है ये जमाल आज़र, मेहंदी जाफरी और मंसूर उस्मानी, ये तमाम लोग थे। फिर हर शहर में 2 सीनियर शायर ऐसे ज़रूर होते थे जो निज़ामत करते थे, जैसे लखनऊ में मेराज साहब और रईस अंसारी साहब और वासिफ फारूकी साहब, ये 2-3 नाम थे जो मुशायरों की निज़ामत करते थे। अब ऐसे में मैं मुशायरों में निज़ामत के हवाले से आया तो मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल थी कि कोई भी शायर मुझे इसलिए सपोर्ट करना नहीं चाहता था कि उसे लगता था कि अगर इस नए लड़के को सपोर्ट करेंगे तो जो सीनियर लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, तो मुझे कोई सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरे सपोर्ट नहीं मिलता था वो तो अलग बात है, उस वक्त हमारे सीनियर्स जो थे वो आसानी से नए लोगों को जगह नहीं देते थे, तो शायद राहत भाई ने इसीलिए ये शेर कहा होगा, हो सकता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में इस स्ट्रगल से गुजरे हों, तभी उन्होंने शायद ये शेर कहा कि रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। क्या तो मेरे साथ यही हो रहा था। तमाम सीनियर शायर, तमाम सीनियर नाजिम मेरे सामने खड़े थे, वो मुशायरों की निज़ामत में इस्टेब्लिश नाम थे, मैं नया आया था, तो मुझे टिकने देने के कहाँ मौका था, मुझे मेरे लिए मौके नहीं बन रहे थे। लेकिन वही बात है कि अल्लाह चाहे तो बंजर ज़मीनों में फूल खिला दे, और यही मेरे साथ होने लगा। उस वक्त मैंने अपने आप से यही 2 सवाल जो मैंने अपने छोटों को बताए हैं, यही 2 सवाल मैंने अपने आप से किया। मैंने पूछा कि नदीम फर्रुख बताओ तुम्हारी कमजोरी क्या है, तो मुझे पता लगा, मेरे अंदर से जवाब आया कि बाकी सब कुछ चीज़ें मेरे पास ठीक हैं, लेकिन निज़ामत के लिए जितनी बेस वाली आवाज़ चाहिए, जितनी खनक वाली आवाज़ चाहिए, वो शायद मेरे पास नहीं है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बारीक है, थोड़ा सा मतलब मेरी आवाज़ में वो बेस नहीं है, वो जो बेस चाहिए लोगों को निज़ामत में, जो जिस बेस की तलाश करता है। ठीक, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारी ताकत क्या है, तो मुझे मेरे अंदर से जवाब मिला कि जिस फ्लो में मैं बात करता हूं, ये फ्लो मेरी ताकत है। लोगों के पास ठीक है, किसी के पास कोई ताकत, कोई कमजोरी होती है, मेरे पास जो थी वो मेरे अंदर से मुझे जवाब मिला। बस मैंने सोच लिया कि जो मेरी ताकत है मैं उस पर अपना काम करूंगा, कमजोरी की तरफ ध्यान दिए बगैर मैंने अपनी ताकत के साथ मेहनत करनी शुरू की, और उसके बाद अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया था उसी के साथ पूरे हिंदुस्तान भर में मुझे इसी निज़ामत के हवाले से इज़्ज़त मिली। हिंदुस्तान से बाहर भी तकरीबन 16-17 मुल्कों में जाने का मौका अब तक मिला है, तो वहाँ भी इसी निज़ामत के हवाले से और इसी शायरी के हवाले से इज़्ज़त मिली। 2-2, 3-3 बार सऊदी अरब जाकर उम्रा करने का और फिर पिछले साल हज करने का मौका मिला, तो ये भी सब इसी शायरी और निज़ामत की बदौलत और इसी की वजह से हुआ। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे दामन में लाने डाला
दुनिया की सबसे बड़े लिटरेरी इवेंट का रिकॉर्ड जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट ऑफ वर्ल्ड, जो 102 घंटे 23 मिनट तक चलने वाले नॉन स्टॉप मुशायरे का एक रिकॉर्ड है, वो मेरे नाम पर अल्लाह ने मेरे दामन में, मेरी झोली में डाला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ ऐसे ही होती गई। इन सब चीज़ों से अलग शाश्वत, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं शायर कैसा हूं। मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा शायर हूं या बहुत अलग शायर हूं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं शायर जैसा भी हूं, मैं अंदर से भी वैसा ही हूं जैसा बाहर से दिखाई। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरा मकसद, अगर लोगों के दिलों को जोड़ना मेरा मकसद है, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने के लिए बात करूं, प्रैक्टिकली भी मुझे वही मेरे अंदर से वही सब कुछ है। और मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूं कि सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जाके मंदिर में जाके पूजा करने लगे, आरती करने लगे, और हिंदू जाके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगे। सेकुलर होने का मतलब ये है कि हम एक कमरे में बैठे हों, लेकिन जब हिंदू दोस्त की पूजा का वक्त हो तो मुसलमान जो है वो सम्मान के साथ उसे मौका दे के वो आरती करे, वो पूजा करे, और जब नमाज का टाइम हो तो उसका हिंदू दोस्त जो है उसको ये कहे कि यार अजान हो गई, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो। हम इस हिंदुस्तान की तलाश कर रहे हैं। हमारी अकीदत जो भी है, हमारी आस्था जो भी है, हम अपनी अपनी आस्था पर कायम रहें, और अपनी अपनी आस्थाओं पर कायम रहते हुए एक दूसरे के लिए सम्मान के साथ स्पेस छोड़ें। यही जो है वो सेकुलरिज्म है। मेरे नजदीक यही एक अच्छे हिंदुस्तान की अलामत है, एक अच्छी दुनिया की। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला ये देश है। तो वसुधैव कुटुंबकम का सपना तो तभी पूरा होगा जब आप ऐसी वर्सेटाइल दुनिया में लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ रहकर उसके लिए गुंजाइशें निकालेंगे। तो यही मेरा मकसद है, और मैं आपके चैनल के जरिए भी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको। नफरत से आलूद फजा को आंधी बनने से रोको, सब एकदम मर जाओगे, फिर कौन किसे दफनाएगा। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर, वाह 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 वाह। और भाई आपका बहुत अच्छा चैनल है, अल्लाह इसे बहुत तरक्कियां दे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत, उसकी ये हैसियत नहीं है कि वो कुदरत से लड़ पाए, वो प्रकृति से लड़ पाए, ये उसकी हैसियत नहीं है। अब जरा सोच के देखिए कि प्रकृति आखिर चाहती क्या है, कुदरत आखिर चाहती क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रकृति चाहती क्या है। अब मैं आपका जहन वहां लाना चाहता हूं। आप सोच के देखिए कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहां सिर्फ लंबे कद के लोग रहते हैं, कई मुल्क ऐसे हैं कि जहां छोटे कद के लोग रहते हैं, कहीं पर सिर्फ गोरे रहते हैं, कहीं सिर्फ काले रहते हैं, कहीं पर घुंघराले बाल वाले रहते हैं, कहीं छोटी आंखों वाले रहते हैं, कहीं बड़ी आंखों वाले रहते हैं। आप पूरे देश में देख, आप जापान में चले जाइए तो जापान में आप देखेंगे कि पूरे देश में एक ही जैसे, एक ही कद काठी, एक ही चेहरे मोहरे के, एक ही जैसी छोटी छोटी आंखों वाले लोग हैं। आप अफ्रीका में चले जाइए तो आपको लगेगा सारे 6.5 फुट के, सबके घुंघराले बाल, सब काले रंग के, सब। मैं सही बोल रहा हूँ? जी 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 सर। एक देश में एक ही जैसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ये अनोखा देश है भारत, इसे कुदरत ने बनाया ही एक गुलदस्ते की तरह है। इसमें छोटे कद के भी मिलेंगे, बड़े कद के भी मिलेंगे, गोरे भी मिलेंगे, सांवले भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, घुंघराले बाल वाले भी मिलेंगे, छोटी आंखों वाले, बड़े आंखों वाले। इसका मतलब क्या है कि नेचर चाहती है कि ये देश जो है वो बहुत सारे खूबसूरत फूलों से मिलकर एक गुलदस्ते की तरह रहे। चमन में इख्तलाफ रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम लोग एक दूसरे के साथ जब मोहब्बतों के साथ ऐसे मिलते हैं ना, तभी हिंदुस्तान बनता है। यही है वो हिंदुस्तान जिसको हम जो है वो
बना रहे हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कहें? मुगल हिंदुस्तान के किसी मुसलमान के रिश्तेदार नहीं है। जो हम मुगलों की तारीफ करें या मुगलों से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई अच्छी बात अंग्रेजों की भी हमें नजर आएगी तो हमें कहना पड़ेगा यार ये जो रेलवे के पुल दिखाई दे रहे हैं ना, ये अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, क्या मजबूत पुल बना के गए थे, हम उनकी भी तारीफ करते हैं। बेशक सर, बेशक। तो अगर हमें चाहे वो मुगल ही से ही, लेकिन अगर हुमायूं और रानी कर्मावती की वो कहानी की जिसमें राखी के कच्चे धागे की लाज रखने के लिए हुमायूं को अपनी सेना लेकर निकलना पड़ा हो, बेशक, तो हमें अपने उस कल्चर के बारे में जिक्र करते वक्त रानी कर्मावती का भी जिक्र करना पड़ेगा और हुमायूं का भी। बेशक सर, बेशक। क्या बात है। यही एक सच्चे कलमकार की पहचान है कि वो जो सच्चाइयां हैं उन पर बात करते हुए बेबाकी से बात करें। तो यही बहरहाल, अब ये तो मैं दीवाना आदमी हूं तो मैं इसी तरह की बातें करता हूँ, पता नहीं लोगों को क्या लगता है, लेकिन मेरे अंदर का जो सोच है, मेरी अंदर की जो फिक्र है, मैं वही लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बेशक, बेशक सर, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अभी आप उस मुशायरा मैराथन का जिक्र कर रहे थे जो आपने करवाया था 2018 में, मुझे याद है, मैं जी नया आया था उर्दू अदब में और मुशायरों में जाना शुरू किया था। लखनऊ में कुछ 2-4 से 10 लोग जानते थे और मैं उसको लगातार देख रहा था कि न्यूज़ चैनल पे आ रहा था, उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में आ रहा था। और उस वक्त मेरा एक बड़ा मन था कि एक दिन नदीम फर्रुख सर से मिलना है, उनसे बात करनी है। और ये प्रकृति का करम है, ये ईश्वर का करम है कि आज आप बैठे हैं, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। मुझे वो आपने बताया तो अचानक से वो जहन याद आया कि हाँ, वो एक कैफियत वो भी थी। वो भी क्या मज़े का मामला है उस मैराथन मुशायरे का भी। बात निकलती है तो वो चीज़ें याद आती हैं, वो बातें याद आती हैं। मैं अपने घर पे था, एक दिन लैपटॉप पे कुछ सर्च कर रहा था ऐसे, तो अचानक मुझे खुराफात सूझी कि यार आदमी क्रिकेटर होता है तो वो क्रिकेट के रिकॉर्ड्स तलाश करता है कि लॉन्गेस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है, फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी है, फास्टेस्ट बॉल किसने फेंकी, तो ऐसे रिकॉर्ड एक क्रिकेटर तलाश करता है। मैं यार लिटरेचर का आदमी हूँ तो लिटरेचर का कोई रिकॉर्ड तलाश किया जाए, तो मैं लिटरेचर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तलाश कर रहा था। तो मुझे मिला कि एक 39 घंटे का रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के एक शख्स के नाम था, लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट जो लगातार 39 घंटे तक चला, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के एक शख्स के नाम था। मैंने उस रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा यार कमाल है, ये रिकॉर्ड तो हमारे नाम होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कैसे। अब मैंने उसको सोचा और मैंने उसी वक्त मेरे जहन में ये इरादा बन गया कि ये रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है। तो मैंने उसके बारे में प्लान करना शुरू किया। तो पहले हमने उसको 81 घंटे का प्लान किया, पहले 75 घंटे का, फिर उसको 81 घंटे तक ले गए, फिर हम पहुँचे 90 घंटे तक, फिर उसके बाद में 96 घंटे, फिर 102 घंटे 23 मिनट तक चलने वाले नॉन स्टॉप मैराथन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन के ज़रिए वो रिकॉर्ड हमने तोड़ा। 28 अक्टूबर 2018 को वो प्रोग्राम शुरू हुआ रात में, और 2 नवंबर की रात को मिडनाइट में वो प्रोग्राम जाके ख़त्म हुआ। तो 102 घंटे 23 मिनट तक नॉन स्टॉप वो मुशायरा चला। तो मुशायरा जब शुरू हुआ था तो उसमें बहुत सारे शायरों ने साथ दिया, बहुत सारे शायर उसके साथ में आए। उस वक्त भी मैंने कहा था, और आज फिर आपके चैनल के ज़रिए, आपके इस बातचीत के ज़रिए, इस खूबसूरत गुफ्तगू जो आपसे हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में भी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के ज़रिए कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया था। मैंने शाश्वत सिर्फ इतना सा किया था कि जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, या वर्ल्ड रिकॉर्ड की जिस किताब में कल तक उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा था,
मैंने वहां से पाकिस्तान का झंडा हटा के अपने देश का तिरंगा लगाने में मैं कामयाब हुआ। बस इतना सा काम मैं कर सका हूँ। बाकी ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये रिकॉर्ड टूटेंगे नहीं, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। और मैंने जब ये 2018 में ये रिकॉर्ड बना था, उस वक्त मैंने कहा था कि मैं 2-3 साल 4 साल वेट करूंगा कि कोई आए और इस रिकॉर्ड को तोड़े, और अगर किसी ने नहीं तोड़ा तो फिर मैं खुद ही हिम्मत करूंगा कि अपना रिकॉर्ड खुद अपने हाथ से तोड़ूं। क्या बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई आ जाए तो अच्छा है, और नहीं आएगा तो फिर 1.5 साल में मैं खुद ही इरादा करूंगा। और फिर ये अब की बार हमने ये भी सोचा है कि मैराथन की जो दूसरा सीज़न करेंगे, जिसको हम 125 घंटे का प्लान कर रहे हैं इस बार, तो उसको हम शायद लखनऊ में इस बार करेंगे। पहले भी मैं इस प्रोग्राम को, मैराथन को, लखनऊ में ही करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से एक स्पॉन्सर ने इस बात का इजहार किया कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम करा लीजिए तो हम आपके इंतजामात में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर देंगे। तो फिर प्रोग्राम को मुझे उधर शिफ्ट करना पड़ा, वरना मैंने प्लान पहले लखनऊ के लिए ही किया था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैराथन मुशायरे से जुड़ी हैं। बहरहाल आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से मेरा ये हौसला बन जाता है कि मैं इतने बड़े बड़े ख्वाब देख लेता हूँ, वरना आज के दौर में तो ख्वाब देखना भी जुर्म है। बड़ी मुश्किल होती है कि आप कोई बात सोच पाए। सर, अभी आप हिंदुस्तान की अनेकता में एकता की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे। तो अभी मैं जो जिक्र भी कर रहा था, आपका इंट्रोडक्शन कर रहा था इस चीज़ का, कि एक बहुत लंबा दौर ऐसा रहा जहाँ पे मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में बहुत ज़्यादा एक ये हुआ कि धार्मिक बातें बहुत हो रही थी, और धार्मिक बातें भी ऐसी कि जो बातें लोगों को तोड़ रही थी, आपस में कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही थी, मनभेद पैदा कर रही थी, मैं कहूँगा। उसके बाद फिर एक ऐसा वक्त आता है जहाँ आप हुए, राहत इंदौरी साहब हुए, आप लोगों ने वो मोर्चा संभाला, आप लोगों ने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, और उसमें कहीं ना कहीं पहला कदम आपका ही था। और उस वक्त बहुत बड़े बड़े लोग थे जो ये काम कर रहे थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग थे जो दोनों तरफ थे, कवि सम्मेलनों में भी, मुशायरों में भी, जो ये काम कर रहे थे। उस वक्त जब आपने ये सोचा कि आप बतौर नाज़िम, बतौर शायर ये काम करेंगे कि लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, एक करने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये डर भी रहता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं तो ये लोग कहीं आपको दरकिनार ना कर दें, ये लोग नाराज़, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं लोग भी वही सुनना चाह रहे थे, शायद इसीलिए वो भी ऐसा कर रहे थे। तो ये दरकिनार होने का डर भी रहता है कि अगर ये, क्योंकि ये चाहे बड़े लोग हैं, चाहे तो आपके मुशायरे खटवा सकते हैं, आपको रोकने के सारे प्रयास कर सकते हैं। उस वक्त ये डर तो रहा होगा कहीं ना कहीं। मैं एक चीज यहाँ शाश्वत आपको रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि उस दौरान मुशायरों में ही नहीं, बल्कि चाहे मुशायरे हों, कवि सम्मेलन हों, एक ये बीमारी इस तरह से फैल रही थी कि जिसे देखो वन साइडेड पोइट्री इस तरह से पढ़ रहा था कि अच्छा, वन साइडेड पोइट्री लोग करते क्यों? मैं एक यहाँ रोक के एक बात कहता हूँ। वन साइडेड पोइट्री सबसे आसान रास्ता है लोगों से दाद लेने का। मैं अगर इसे दूसरे लफ्जों में कहूं तो यह कहना चाहता हूं कि मजहब और आस्थाओं के नाम पर बेवकूफ बनाना दुनिया में सबसे आसान काम है। बेशक बेशक बेशक। जो काम, जो बात, आप बिल्कुल इसको ऐसे ले लीजिए कि अगर मैं लोगों को बाहर निकल के ये समझाना शुरू करूं कि शाम को आप जो है वो जो लौटते हुए परिंदे हैं, जो वापस अपने घोंसलों में जाने वाले परिंदे हैं, इनके लिए थोड़ा सा दाना पानी शाम को बिखेर दिया करें, ताकि सुबह जब परिंदे दाना पानी की तलाश में निकलें तो उन्हें। अब मैं जब अगर इस तरह से समझाऊं तो लोगों को शायद आसान लफ्ज़ों में कही गई बात भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर इसी को मैं धर्म का एक चोला बना के और इसको सामने रखूं, और मैं किसी से कहूं कि साहब आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकतें आ जाएं, तो 4 जुमेरात 5 जुमेरात तक आप ऐसा करिए
कि इतने दाने लीजिए और उन पर ये दुआ पढ़िए और उसके बाद बेशक। अपनी छत पे बिखेर दीजिए। तो वो धीरे धीरे पता चला 50-100 लोग उस काम को करने लगेंगे। मैं अगर ये कहूँ कि साहब अपने इष्ट को, अपने देवता को, अपने मतलब जो भी जिस तरह से भी आपकी अपनी पूजा पद्धति है, आप उस तरह से अपने इष्ट को मनाने का एक आसान तरीका ये है कि साहब बजरंगबली के नाम से आप इतने मंगलवार तक इतना काम ये करेंगे तो आपको जो है इसका ये लाभ होगा। ये बहुत आसान तरीका है। मैं धार्मिक आस्थाओं का विरोधी नहीं हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये एक आसान रास्ता था जिसे लोगों ने चुना था, और मैंने जो रास्ता चुना था वो मुश्किल रास्ता था। बेशक बेशक। लोगों को नफरत के रास्ते पर ले जाना बहुत आसान है। बेशक। आप चाहें तो 1 मिनट में जो है वो लोगों को आमादा कर सकते हैं कि वो नारे लगाना शुरू कर देंगे जरा सी देर में। लेकिन लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर बिठाना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको कई बार कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कई बार आपको सोचना पड़ता है कि आज क्या वजह है कि हमने जो है वो मुशायरे और कवि सम्मेलनों के जरिए जो हमें पैगाम देना था, जब हमने उसको देना बंद कर दिया तभी तो कवि सम्मेलन हिंदू हो गए और मुशायरे जो है मुसलमान हो गए। लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का प्रोग्राम है, ये सिर्फ हिंदुओं का प्रोग्राम है, जबकि ऐसा नहीं था। मुशायरे की महफिलें हो, कवि सम्मेलन हो, मुझे तो अपने बचपन का याद है। मैं 7-8 साल का रहा हूँगा। मेरे चचा मुझे अपने कांधे पे बिठा के ले जाते थे। हमारे यहाँ एक पंचायती बाग है, वहां रामलीला का जो मंच था, तो उस वक्त जाहिर है कि एंटरटेनमेंट के भी बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे लोगों के पास। तो रामलीला देखने के लिए सभी हिंदू मुसलमान एक ही पंडाल में बैठे होते थे। क्या बात है, यही खूबसूरती है। अब वो जो 6 साल का नदीम अपने चचा की गोद में या उसके कांधे पे बैठा है और वो जो रामलीला देखने जा रहा है और वो जो है राम को धनुष तोड़ते हुए देख रहा है और उसके बाद वो स्वयंवर में राम और सीता का विवाह देख रहा है, तो आप उसके दिल से वो जो इंडियन कल्चर है उसे कैसे निकालेंगे? बेशक बेशक बेशक। आप उसे नहीं निकाल सकते। मकसद क्या है कि हमने मजहबी जो नफरत है उसकी दीवारों को इतना ऊंचा करने की कोशिश की है कि हम एक दूसरे के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ने को तैयार हैं कि कोई हमारे बारे में बात सोचे या हमसे कोई बात करने के लिए तैयार हो। बेशक। चलो